विवेक जी, मैं एक मेरे दर्शक ने पूछा है कि अंबानी जी के बारे में कुछ, तो 12 सितंबर को मुकेश अंबानी जी और ट्रंप की मीटिंग है। उसमें क्या होगा, मतलब अब तो देश की नीति निर्धारित तो व्यापारी करेंगे। अब जनरली जनता के हाथ में ये नहीं है, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान की बात करते हैं उनके जनरल से, और भारत की बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी से। हालांकि भक्त लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि वो कुछ बीच में पढ़ के मोदी और ट्रंप जी के बीच में जो गलत फहमियां हैं उसको दूर करने जा रहे हैं। मैं एक चीज की तरफ और ध्यान दिला के, क्योंकि जो जो जननायक भाई साहब ने कहा है ये इंपॉर्टेंट है और ये अननोटिस चला गया है, लोगों ने इसको ध्यान, वो प्रमुखता से नहीं दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देते हैं स्वास्थ्य कारणों से, जैसा मैंने कहा, वो खुद ही उनके दांत में समस्या थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वो दांत दिखाने का, यही अभी तक तो यही पता लगा है कि जो भी उनकी स्वास्थ्य की दिक्कत थी वो दांत की थी, और वो दांत दिखाने खाने गए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एससीओ की मीटिंग में मोदी जी जाते हैं और देश का विदेश मंत्री साथ नहीं जाता है, जबकि ये उसको साथ जाना ही चाहिए था। क्या बीमारी थी नहीं पता लगता है, कान में दर्द था, आंख में दर्द था, सिर में दर्द था, घुटने में दर्द था, पैर में दर्द था, कहीं तो कोई दर्द था, पेट खराब था, पेट बंद था। हमारे यहाँ अगर पेट मान लीजिए छूट जाए तो दही के साथ कुछ खा लीजिए, ये पेट को अगर कब्ज हो जाए तो दूध के साथ, वो बहुत से उपचार हैं, ये कर लेने चाहिए थे, रामदेव से गोली ले लेनी चाहिए थी। इनके पास तो सारे लोग हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कल ये हुई, और वो इंपॉर्टेंट है और उसको समझना है। कल ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग थी, ब्रिक्स की कोई इन पर्सन मीटिंग नहीं थी। और उस ब्रिक्स की मीटिंग में शी जिनपिंग और पुतिन ये सब आए थे। मोदी जी को कहां से क्या डांट पड़ी, क्या वो हुआ, कहां से चूड़ी कसी गई, मोदी जी की कल हिम्मत नहीं हुई, एस जयशंकर को भेज दिया वर्चुअल मीटिंग में। कहीं जाना भी नहीं था, घर से बैठ के करना था। और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहा है कि अमेरिका के सामने हिम्मत नहीं है आपकी इवन ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने की। और ये एक खराब सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ना आप इधर जा पा रहे हैं ना आप उधर जा पा रहे हैं। आपको वो और डराता है, वो आपके ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगाया हुआ है अमेरिका। यूक्रेन, जो आपका माय फ्रेंड यूक्रेन था, जहां पे एक फोन से आप युद्ध रुकवा दे रहे थे, वो कह रहा है कि बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सैंक्शन एंक्शन लगना ही चाहिए इस तरह के देशों पे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मोदी जी एक नई तरह की नीति करते हैं ना, कि फोटो चिपकाओ, हंसो हंसो, हाँ हाँ करके हंसो, गले लग जाओ, ये बिल्कुल फेल हो रहा है। जो जयनारायण भाई साहब की जो है, नेपाल में जो हो रहा है वो भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक नेपाल एक ऐसा देश 3 करोड़ का देश है, पर कैपिटा गरीब देश है, लैंडलॉक्ड है। हमारे ऊपर, हमारे यहां से तेल, अगर पेट्रोलियम ना जाए तो वहां की दिक्कतें होती हैं। हम वहां के लोगों को तंग करते हैं। मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, यहाँ पे यशोदा जी हैं, तंग किया जाता है, बॉर्डर पे लाइन लगी रहती, 6-6 दिन में ट्रक क्लियर होते हैं भाई, सिर्फ घूसखोरी के लिए वहां। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में था ना 2000, वो एक हिंदू स्टेट था जो अब सेक्युलर स्टेट है। 2008 में उसने राजशाही को उखाड़ फेंका है। ऐसे सब में भारत को चुप नहीं रह सकता है, आपका कोई पक्ष होना चाहिए भाई। आपका पक्ष है ही नहीं। आप श्रीलंका में चुप, आप बांग्लादेश में चुप, आप नेपाल में चुप, आप कोई तो स्टैंड लीजिए, आप किसी के साथ तो रहिए। इंटरनल मामला है, इससे अच्छा तो ममता बनर्जी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा इंटरनल मामला है। लेकिन हमारे लोग, मैं इस पे कहूंगा कि भारत क्या अपना गर्दन नीचे कर लेने से और मुंह झुका लेने से क्या समस्याएं खत्म हो जाएंगी, या भारत के लिए समस्याएं बढ़ेंगी? क्योंकि चीन वहां बैठा हुआ है, वो रोज लगातार मॉनिटर कर रहा है उसको। विवेक भाई साहब। आनंद जी, आपने नटशल में सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये इतना डिजास्टर्स विदेश नीति हमारी जो है वो इतनी डिजास्टर्स है कि हम अपने आजू बाजू में हमारे जो नजदीकी मित्र है उनको भी खो बैठे। दूर के तो ठीक है, दूर मतलब पहले तो हमने हमारे नजदीकी जो लोग हैं उनको खोना शुरू किया। इतना विरोधाभास है मोदी जी की विदेश नीति और संघ की सोच में। बाकी तो जाने दीजिए, आप हम क्या सोचते हैं वो जाने दीजिए, लेकिन संघ की सोच तो अखंड भारत की है। और अखंड भारत में क्या है, अखंड भारत में तो ये सारे देश आते हैं, बिल्कुल अफगानिस्तान से लेकर नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उधर मलेशिया तक सारे देश ही उसमें आते हैं, श्रीलंका, भूटान, ये सारे ग्रेटर भारत, बृहद भारत का भाग है, इसको अखंड भारत कहा जाता है। अगर आप अखंड भारत के कंसेप्ट में विश्वास करने वाले लोग हैं
तो आपकी राजनीति पहले क्या होनी चाहिए? आपकी राजनीति होनी चाहिए कि आपके जो नज़दीकी देश है, स्ट्रैटेजिकली मैं कह रहा हूँ, वो अखंड भारत बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कांसेप्ट है। मैं आपकी दृष्टि से सोच रहा हूँ, आप तो अखंड भारत वाले हैं, फिर आपने कैसे अपने सबसे नज़दीकी जो है, अखंड भारत के जो पार्ट है, आपके तथाकथित अखंड भारत के जो पार्ट है, आपने उनको कैसे एंटेगोनाइज़ कर लिया? ये कहाँ का अखंड भारत है? जिसमें आप उन सारे लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं, जो आपके एक सपने का भारत है। तो ये पहला विरोधाभास ये है कि बात एक तरफ अखंड भारत की करना और पहले डिसमेंटल करने का काम एकदम शुरू में जो विदेश नीति का हमारे जब से मोदी आए, विदेश नीति का जो स्ट्रेस रहा है, तो सबसे शुरुआती दौर में जो भी इन इन लोगों ने काम किया उसमें सार्क को डिसमेंटल करना और सार्क को खत्म करना, ये इनकी नीति रही है। इन्होंने शुरुआत ही उससे की है। आज सार्क देखिए वो सार्क की यूनिवर्सिटी में भी क्या हाल हो गया है। श्रीलंका के किसी प्राध्यापक को छोड़ के जाना पड़ा। मतलब सार्क का पूरा प्रोजेक्ट जिसको आप संघ के अखंड भारत के साथ में संघ जोड़ के देख सकता है कि ऑलरेडी एक ग्राउंड बना हुआ है कि सार्क नेशन में सारे हमारे नजदीकी देश जो है वो उसके पार्ट है, तो हम उसमें और हमारा जो एक इनिशिएटिव है उसको बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने पहले उनको एंटेगोनाइज करके उनको ही अलग हमसे कर दिया है। तो और जहां तक जो नेपाल में जो हुआ है उसका सवाल है, देखिए वहां पर सोशल मीडिया पर बैन जो है वो सीधा लोगों के पेट पर लात मारने का काम है, क्योंकि नेपाल में नेपाल का जो इकोनॉमी है वो फॉरेन रेमिटेंसेस से चलता है और टूरिज्म पे चलता है, और फॉरेन रेमिटेंसेस टूरिज्म बगैर सोशल मीडिया के आज की दुनिया में काम नहीं कर सकता, ये स्पष्ट है। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बहुत ज्यादा है। क्यों युवक सड़क पर आया है? युवा क्यों सड़क पर आया? इसलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट है। और सोशल मीडिया यानी कि लोग युवाओं को एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए और वो बंद कर दिया आपने इसलिए वो सड़क पर आया, ऐसा नहीं है। पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री सोशल मीडिया पर चलती है। कहीं से भी दुनिया से आप आज जब तक आपके पास सोशल मीडिया नहीं है, आप कहीं भी नेपाल में आपको टूरिस्ट बन के जाना है तो आप बुकिंग नहीं कर सकते। इस तरह की स्थिति है। तो ये और फिर फॉरेन रेमिटेंसेस जो नेपाल से बाहर गए हुए युवा है, जो लोग हैं नौकरी पेशा लोग हैं, वो फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते वो सब बंद हो गया। तो लोगों के पेट पर अगर आप सीधे तौर पर लात मार रहे हैं तो लोग आपके बैक साइड पर तो लात मारेंगे ही, वो लोगों ने किया है। और ये सिर्फ इमीडिएट ट्रिगर है, जैसा बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, इमीडिएट ट्रिगर है। करप्शन का जो मुद्दा है वो वहां पर इतना तूल पकड़ा हुआ है कि भारत में और नेपाल में फर्क यह है कि भारत में लेफ्ट ऑफ द सेंटर वाला गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस, इनका अलायंस पार्टनरशिप में वो सरकार है। तो लेफ्ट ऑफ द सेंटर और सेंट्रिस्ट, ऐसे दो पार्टियों का मिलाकर सरकार है। भारत में उल्टा है, भारत में लेफ्ट और सेंटर जो है वो अपोजिशन में है, और राइट विंग पार्टीज जो है वो हमारे यहाँ आज सरकार में स्थापित है। तो बिल्कुल जहां तक आइडियोलॉजी का सवाल है बिल्कुल उल्टी स्थिति है। लेकिन हमने ये देखा है कि चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहे, चाहे सेंट्रिस्ट रहे, चाहे राइटिस्ट रहे, करप्शन ये बहुत कॉमन थीम है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। चाहे पाकिस्तान रहे, नेपाल रहे, भारत रहे, श्रीलंका रहे, करप्शन ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो ये हमारा हो सकता है कि हमारा एक जीन पूल जो है उसी का पार्ट है। जो मोहन भागवत कहते हैं कि हमारे पुरखे एक ही थे, हो सकता है कि उसी की वजह से हम सारे करप्ट भी एक जैसे हैं। तो ये करप्शन का मुद्दा वहां इतना तूल पकड़ा हुआ था कि एक तरफ तो करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और दूसरी तरफ आप वहां के लोगों के जिस जिस सोशल मीडिया के बदौलत उनके पेट पलते हैं उस पर आप बैन लगा रहे हैं। अब उसके पीछे कारण जो बताया जा रहा है कि 7 दिन के अंदर कोर्ट के आदेश के अनुसार वो सारे सोशल मीडिया वालों को रजिस्ट्रेशन करना था, वो उन्होंने क्यों नहीं किया, ये भी अपने आप में एक बहुत क्यूरियस चीज है। जब फॉरेन हैंड की बात होती है तो इस तरह के सवाल उठना उठना जायज है और उठने भी चाहिए। क्यों नहीं किया? इनका क्या है ऐसा? ये सारे जो सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स है वो क्यों नहीं अपने आप को रजिस्टर करते? उस कानून जिस देश में वो कार्यरत है उस देश के कानून के हिसाब से उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए, क्यों नहीं कराया उन्होंने? ये भी एक सवाल है। इससे फॉरेन हैंड का भी सस्पिशन बढ़ता है। फॉरेन हैंड बिल्कुल होता नहीं है ऐसा नहीं है, होता है। जहां तक इसका हमारे ऊपर इंडक्शन इफेक्ट का सवाल है,
मैं मानता हूँ कि इंडक्शन इफेक्ट देखिए श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। हमारे यहाँ भी बहुत एक सिमरिंग डिस्कंटेंट है, एक सेक्शन है समाज का जिसमें बहुत डिस्कंटेंट सिमरिंग है। लेकिन हमारे देश को 70 साल के और उससे भी पहले गांधी जी के वक़्त से हमारे देश को लोकतंत्र के मार्ग से अपनी समस्याओं का निराकरण करने की आदत है। तो हमारी जनता इतने जल्दी सड़क पर नहीं आती है। 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन वो जो एक बनावट तरीके का एक आंदोलन था हमको पता है। लेकिन जो बदलाव आया भारत में 2014 में, वो बदलाव कितना सही गलत है, वो अपने आप में अलग सवाल है। लेकिन जो बदलाव आया, वो जन आंदोलन से आया और वो अहिंसा के मार्ग से आया। वो हिंसा के मार्ग से नहीं आया। तो भारत को अहिंसा के रास्ते की इतनी आदत पड़ गई है कि लोग सड़क पर आकर एकदम तूफान नहीं मचाते हैं। अब ये जो सरकार है, मोदी सरकार, इनके लक्षण कुछ नेपाल की सरकार से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है। करप्शन तो इतना है कि जो करप्ट है, उनको बीजेपी में लेकर उनको बड़े-बड़े पद दिए जाते हैं। मतलब इस तरह का करप्शन तो और दुनिया में किसी देश में नहीं है। ये तो नई रीति भाजपा ने चलाई है कि खुद तो करप्शन करते ही है, उनके करप्शन के तो चैप्टर्स जो है वो बाद में खुलेंगे जब उनकी सत्ता आ जाएगी। लेकिन जो बाकी पार्टियों में करप्ट लोग हैं, उनको अपने पार्टियों में लेकर उनको बड़े-बड़े पदों पर विराजमान करा रहे हैं ये। तो इस तरह का करप्शन तो दुनिया में कहीं नहीं है। किसी पार्टी ने दुनिया के रूलिंग पार्टी ने इस तरह का काम नहीं किया है। तो इतनी बेशर्मी से और जहाँ जो नेपो बेबीज़ की बात हो रही है आज नेपाल में, नेपो बेबीज़ यानी जो नेपोटिज़्म वाले जो जो मामला है वहाँ पर बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस के बेटे जो है, वो बेटे-बेटियाँ जिस तरह से एन्जॉय कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कुछ उसी तरह का चित्र धीरे-धीरे बन रहा है। अब ये बात तो डायनेस्टी की बीजेपी वाले करते हैं, लेकिन बीजेपी में किस तरह से डायनेस्टी हमको पता है। हमको अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है हमको पता है। हमको सिंधिया का बेटा क्या कर रहा है हमको पता है। तो ये पूरे गडकरी के बेटों के बारे में चर्चा चल रही है। सारे बीजेपी में इस तरह के सारे जो नेपोटिज़्म के मामले हैं, बीजेपी में भी बहुत इस तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे यहाँ कॉमन है। और आने वाला फ्यूचर सिक्योर नहीं है, आने वाले भारत में क्या होने जा रहा है? किस तरह का सामाजिक वातावरण बनेगा? जो हिंदू-मुस्लिम चल रहा है, कम्युनलिज़्म का दौर चल रहा है, तो एक अशांत वातावरण भारत में भी है। लेकिन क्या भारत में इस तरह का जन आंदोलन होगा सड़क पर आके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मारपीट करने तक भारत में क्या परिस्थिति बदलेगी? ये कहना मुश्किल है और अगर बदल भी जाए तो भारत और बाकी देशों में फ़र्क ये है कि दूसरे तरफ जो रूलिंग पार्टी है हमारे यहाँ, उनकी अपनी विजिलेंटे आर्मीज़ है। ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये सारे जो है, इन्होंने अपने विजिलेंटे आर्मी तैयार रखी है। जब कभी इस तरह की स्थिति भारत में बनेगी, तो भारत में सिर्फ सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा होगा, तो सरकार के जो विजिलेंटे फोर्सेस है वो सारे विजिलेंटे फोर्सेस भी इन पर अटैक करेंगे, जो जन आंदोलन वाले लोग हैं उन पर अटैक करेंगे। तो भारत में स्थिति बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकती है अगर इस तरह की कोई स्थिति बनी तो। मुझे लगता है कि हमको बाकी देशों में जो हुआ और भारत में जो होने की पॉसिबिलिटी है, उनमें जो भी अंतर है, उसको समझ के और भाँप के ही अपने कदम उठाने पड़ेंगे। आनंद जी।